नमस्कार दोस्तों, परीक्षा द सक्सेस ऐप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और इस वीडियो में लेकर आया हूँ 14 दिसंबर के करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रोज़ाना देश दुनिया की तमाम खबरों को यहाँ पे कवर करते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। तो उसी क्रम में हम 14 दिसंबर के ऊपर भी आज का लेक्चर लाए हैं। तो आज भी हम लोग 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 में एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया। मतलब आभासी मतलब होता है वर्चुअल मीटिंग, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल समिट जिसको कहा जाता है। तो निम्नलिखित में किस देश के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 में एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया? इजराइल, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान या रशिया या रूस? इसमें से आपको जो भी सही लग रहा है आप बता सकते हैं कि आपको जो बताना है कि किस राष्ट्रपति के साथ नरेंद्र मोदी ने एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया है दिसंबर 2020 में। तो इसका सही उत्तर है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ ये हुआ। तो 11 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव, ये जो शावकत जो मिर्जियोयेव हैं, इनके बीच एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। और इस सभा में अगर हम बात करें तो ये भारत और मध्य एशिया देश के बीच में ये जो है सभा हुई थी। और ये दोनों देशों के बीच में जो एक वर्चुअल समिट जिसको कहा गया, जो मैं अभी आपको बता रहा था, इंटरनेट के माध्यम से होती है। तो ये आपका वर्चुअल समिट या इसको आभासी जो है सम्मेलन कहा जाता है। ये द्विपक्षीय भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच पहली द्विपक्षीय वर्चुअल समिट थी। और नेताओं ने कोविड-19 के बाद दुनिया में भारत उज्बेकिस्तान सहयोग को मजबूत करने सहित द्विपक्षीय संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम पर चर्चा की है। तो ये हाल ही में जो चर्चा हुई है वो उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी और वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं शवकत मिर्जियोयेव, उनके बीच में हुई है। उज्बेकिस्तान की अगर हम राजधानी की बात करें तो ताशकंद है। यहाँ की मुद्रा जो है उज्बेकिस्तान सोम है और वहाँ के राष्ट्रपति जो है शावकत मिर्जियोयेव है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस हर वर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में घोषित किया था। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक दिवस जो है 14 हर वर्ष 12 दिसंबर को तो मनाया जाता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक जो 12 दिसंबर को किया था वो किस दिन किया था? 2014 में किया था, 2015 में किया था, 2016 में किया था या 2017 में किया था? तो जो इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे है ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है ये आपको बताना है। 2014 से, 15 से, 16 से या 17 से? तो इसका सही उत्तर है 17 से। इसमें अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस हर वर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है। और 12 दिसंबर को मनाया जाता है और साथ साथ 12 दिसंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र ने 72/138 जो आपका रेजोल्यूशन था इनका, ये संकल्प द्वारा 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस यूएचसी, जो मैंने आपको बताया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, घोषित किया। और इस दिन का उद्देश्य मजबूत और लचीला स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी को सुरक्षित रखें वर्ष 2020 के लिए भी विषय है। तो इस साल की जो थीम थी या विषय वस्तु थी वो था सभी के लिए स्वास्थ्य और सभी को सुरक्षित रखें, मतलब हेल्थ फॉर ऑल एंड प्रोटेक्ट एवरीवन। बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर कि वाई से आर चेउथा और वाई से आर आसरा के लाभार्थियों को 2,49,151 भेड़ और बकरी इकाइयों को वितरित करने के लिए अन्ना जगन जगन्नाला जीवन क्रांति योजना किसने शुरू करी है? मतलब ये जगन्ना जो आपकी जीवन क्रांति है, एक स्कीम है जिसमें लगभग 2.5 लाख जो है भेड़ बकरियां बांटी जाएंगी, जो वाई एस आर चेयू था और वाई एस आर आसरा के जो लाभार्थी हैं उनको। तो ये घोषणा किसने की है? एन चंद्रबाबू नायडू ने, पवन कल्याण ने, ये वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने, या फिर रघुनाथ राव ने? तो जैसा कि आपको नाम में ही दिख रहा है वाई एस आर चेउथा और वाई से आर आसरा, तो जुड़े हुए हैं इससे वाई से आर जगन मोहन रेड्डी। तो इसका सही उत्तर जो है वाई एस आर जगन मोहन रेड्डी है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने वाई एस आर चेउथा और वाई से आर आसरा के अभ्यर्थी लाभार्थियों को 2,49,151 भेड़ और बकरियां इकाइयां वितरित करने के लिए जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है। तो इन लोगों को ये जीव प्रदान किए जाएंगे और इसके ऊपर ये अपना जो है जीवन यापन कर सकते हैं। इसके लिए कुल
1859 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। योजना के तहत लाभार्थी अपनी पसंद के क्षेत्र में स्थानीय भेड़ बकरी की नस्लें खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं और उससे वो अपना जीवन यापन करेंगे। तो ये जो है वाई एस जगनमोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर की बात करें तो विश्व भूषण हरिश्चंद्र है। 13 जो है आपका आंध्र प्रदेश में 13 जिले हैं। लोकसभा सीटें 25 आती हैं, राज्यसभा सीटें 11 आती हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर कि दिसंबर 2020 में टाइम पत्रिका द्वारा निम्नलिखित में से किसे एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। मतलब जो टाइम मैगजीन आती है उसमें एथलीट ऑफ द ईयर 2020 के लिए कौन जो है चुने गए हैं। कोबे ब्रायंट, क्रिस पाल, लेब्रॉन जेम्स या आपका डोवाइट होवर्ट। तो इसमें आपको जो भी लग रहा है आप बता सकते हैं। इसका सही उत्तर है लेब्रॉन जेम्स। लेब्रॉन जेम्स की बात करें तो टाइम पत्रिका ने अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को जो है ये जो है पर्सन ऑफ द ईयर जो है नामित किया है। ये तो आपको पता ही है, ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ आपको कि टाइम पत्रिका ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया था। इसके अलावा टाइम्स ने जो है कोरियन बॉय बैंड एंटेनर ऑफ द ईयर भी नामित किया है। और लॉस एंजल्स के लेकर्स के स्टार जो हैं आपके, इनका नाम है लेब्रॉन जेम्स को एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है। तो ये टाइम मैगजीन ने सबको अलग अलग दिया है। तो इसमें जो लेब्रॉन जेम्स हैं उनको एथलीट ऑफ द ईयर, लॉस एंजल्स लेकर्स के स्टार हैं ये लेब्रॉन जेम्स, उनको एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया। और टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के अन्य उम्मीदवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, डॉक्टर एंथोनी फॉसी आदि थे। लेकिन ये जो है अमेरिकी निर्वाचित जो बाइडन, कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया और टाइम ने कोरियन बॉय बैंड को एंटरटेनर ऑफ द ईयर जो है नामित किया है। बढ़ते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न जो है वो है कि दिसंबर 2020 में पार्क के विभागीय हाथियों की नियमित स्वास्थ्य देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण द्वारा एक हाथी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। मतलब एलिफेंट हेल्थ कैंप जो है लगाया गया है नेशनल पार्क के द्वारा, राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा, जिसमें रूटीन हेल्थ चेकअप किया जाएगा हाथियों का। तो ये किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है? दुधवा नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो सही उत्तर है इसका कांजीरंगा। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुआ। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण की बात करें द्वारा पार्क के विभागीय हाथियों को नियमित स्वास्थ्य देखभाल के लिए जो रूटीन चेकअप होता है उसके लिए 11 दिसंबर 2020 को एक हाथी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। और संभावित परजीवी लोड के लिए मल के नमूनों की सूक्ष्म जांच द्वारा पूरी तरह स्वास्थ्य की जांच की गई। मतलब उनके मल के जो एक हेल्थ चेकअप के लिए जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है उसमें उनके फेशियल सैंपल दिए गए, जो मल के नमूने हैं उनको देखा जाएगा और उनके अंदर कोई समस्या है तो उस चीज़ को भी समझा जाएगा। नियमित रक्त प्रोफाइल जो ब्लड सैंपल्स होते हैं उसको भी लिया गया है और सामान्य जांच के लिए चयनित हाथियों के रक्त के नमूनों को एकत्रित किया गया है। तो ये जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। इसके बाद बढ़ते हैं आज के छठवें प्रश्न की ओर कि यूरोपीय संघ के नेता किस वर्ष तक 1990 के स्तर की तुलना में 55% तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सहमत हुए हैं। जो यूरोपीय संघ है मतलब यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन के जो नेता हैं वो एक चीज़ पर जो है एक उनकी एक तरह से एक सहमति बनी है जो कि 1990 के स्तर की तुलना में 55% तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सहमत हुए हैं। तो वो कब तक हुए हैं? 2025, 2028, 2030 या 2032? तो सही उत्तर है ये 2030 तक जो है इन्होंने किया है। और ये ईयू की बात करें तो यूरोपियन यूनियन कहलाता है कि नेताओं ने 2030 तक 1990 के स्तर की तुलना में 55% तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की है। यूरोप 2030 तक उत्सर्जन में 55% तक कमी करेगा और ये यूरोप को 2050 में जलवायु तटस्थता की ओर और स्पष्ट मार्ग पर रखता है। पोलैंड ने कुछ अन्य कोयला निर्भर मध्य यूरोपीय देशों द्वारा समर्थित एक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए भुगतान करने के लिए धन की गारंटी को होल्ड कर रखा था। जो पोलैंड है इसने भी कोल डिपेंडेंट जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके लिए भी जो है गारंटी होल्ड करके रखा हुआ है। तो अब ये सभी देश एक साथ मिलकर जो है कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम हो, हमारा जो पर्यावरण है वो स्वच्छ और स्वस्थ बना रहे। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फाइजर बायोनटेक उपन्यास कोरोना वायरस वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला दूसरा खाड़ी देश बन गया है? तो दूसरा खाड़ी देश बनने वाला कौन सा देश बना है? बहरीन, सऊदी अरब, ओमान या कतर?
तो जैसा कि आपको पता है सऊदी अरब ही इसमें आगे है। तो सऊदी अरब ने जो है फाइजर बायोनटेक नोवल कोरोना वायरस वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दे दी है। तो अब ये जो है वहाँ पे लगेगा। ये बहरीन के बाद दूसरा खाड़ी देश बन गया है जिसने दवा को मंजूर कर दिया है। और सऊदी खाद्य और औषधि प्राधिकरण, जो सऊदी फूड एंड जो आपका मेडिसिन जो होता है अथॉरिटी जो है, उसने सऊदी अरब के राज्य में फाइजर जो ड्रग अथॉरिटी जिसको बोलेंगे, तो एस एफ डी ए का अगर आपको फुल फॉर्म समझना है तो इसमें आप बोल सकते हैं सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। ये एस एफ डी ए का फुल फॉर्म है। ने सऊदी अरब के राज्य में फाइजर जो बायोनटेक है, ये अमेरिका की कंपनी है जो वैक्सीन बना रही है, कोविड-19 वैक्सीन के पंजीकरण को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन और कनाडा जो है इसे मंजूरी ऑलरेडी दे चुके हैं। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न जो है कि दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत में 5वें जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? तो ये आपको बताना है। इंडियन इंडस्ट्री जो होता है इसमें IWIS का जो है ये आयोजन किसने किया है, इससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है जिसको कहा जाता है इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। तो जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने, गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन केंद्र ने, नीति आयोग ने, या एक और दो? तो इसका जो सही उत्तर है वो है एक और दो, मतलब राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन केंद्र ने। इसके बारे में बात करें तो पांचवा जो अगर हम जल प्रभाव शिखर सम्मेलन की बात करें, जो कि इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट जो थी 10 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ था, और जिसका विश्लेषण स्थानीय नदी और जल निकायों के व्यापक विश्लेषण और समग्र प्रबंधन के लिए किया गया था, जिसमें अर्थ गंगा, रिवर कंजर्वेशन, सिंक्रोनाइज डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसका आयोजन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज द्वारा किया गया था। ये 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। तो ये 15 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसको आप कहेंगे इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न जो है कि दिसंबर 2020 में भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको कहा जाता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII, जो ये है, और अमेजन इंडिया के ने कितने राज्यों में MSME को निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मतलब जो हमारे मंझले छोटे उद्योग होते हैं उनके लिए जो है अमेजन इंडिया और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मतलब भारतीय उद्योग परिसंघ ने एक जो है समझौता ज्ञापन किया है। तो ये कितने राज्यों के लिए? 8, 9, 10 या 11? तो इसका सही उत्तर है 10 राज्यों के लिए किया गया है। इसमें बात करें तो भारतीय उद्योग परिसंघ जो आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है और अमेजन इंडिया की बात करें तो इन्होंने 10 राज्यों में जो है MSME, 10 राज्यों में MSME, जो मैं आपको बता रहा था छोटे मंझले उद्योग जो होते हैं, कि निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है। और MU के एक हिस्से के रूप में अमेजन इंडिया CII के साथ मिलकर 10 राज्यों में MSME को प्रशिक्षित करने के लिए भारत में और विश्व स्तर पर अपने व्यवसाय के निर्माण और स्केलिंग पर कार्य करेगा। अमेजन और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया MSME को ऑनलाइन विक्रय में सक्षम करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं और मास्टर क्लास आयोजित की जाएंगी। तो इसमें हम अमेजन इंडिया से साथ ले रहे हैं। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने अरब डॉलर की पहल शुरू की है जिसे एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी कहा जाता है? मतलब एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है इसने लॉन्च किया एक इनिशिएटिव जिसमें कितने बिलियन डॉलर की जो है, बिलियन मतलब होता है आपका 100 करोड़, तो इसमें ये अरब डॉलर की जो है पहल शुरू की है, जिसको बिलियन या अरब बोल सकते हैं आप। तो कितने जो है बिलियन डॉलर या अरब डॉलर की जो है पहल शुरू की है, जिसको एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी जो है कहा जाएगा, एफवैक्स कहा जाएगा? 5 अरब डॉलर, 7 अरब डॉलर, 9 अरब डॉलर या 11 अरब डॉलर? तो इसका सही उत्तर है 9 अरब डॉलर का किया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 9 बिलियन डॉलर की पहल शुरू की है, मतलब 9 अरब डॉलर की पहल शुरू की है, और एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी नामक ये अपने विकासशील सदस्यों को तीव्र और न्याय संगत समर्थन की पेशकश करेगा और प्रभावी और सुरक्षित कोरोना वायरस वैक्सीन की खरीद और वितरण सुनिश्चित करेगा। ADB देशों को सुरक्षित और प्रभावी टीके लगाने में मदद करने के लिए एक कोविड-19 वैक्सीन आयात सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है। तो इससे जो है आसानी से सभी लोगों को मिलेगा। ADB की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो फिलीपींस में है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो मसत्सुगु असाकावा है और इसको 19 दिसंबर 1966 को बनाया गया था। आशा करता हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।